Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. एक सवाल जो हमेशा आपके मन में चलता होगा, उसका जवाब आज आपको मिल जाएगा कि सरकार इतने सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, लेकिन उन वेलफेयर प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो निचले तबके तक क्यों नहीं पहुंचता। सरकार कोशिश करती है गरीबी को मिटाने की, लेकिन गरीबी क्यों नहीं मिटती है। सरकार कोशिश करती है किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, लेकिन किसान बरसों से परेशानी क्यों है। इन सब का जवाब आपको मिलेगा। इसी के साथ में एक जवाब और आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि सरकार की जो स्कीमें होती हैं ये बनी किसके लिए हैं, बनाई किस लिए जाती हैं और इनका उपयोग कौन कर रहा है। हर एक जगह हम शुरुआत करें आरक्षण से, या हम शुरुआत करें जो सबसे बेसिक चीज़ है जिसको आप लोग राशन कार्ड कहते हैं। इस देश में जिन लोगों को राशन कार्ड होना चाहिए उनके पास नहीं है, लेकिन जो कैपेबल नहीं है, जिन पर नहीं होना चाहिए उनके पास ज़रूर है। जो खुद से सक्षम है, जिनके पास ढेर सारी संसाधन है, लेकिन फिर भी महीने का 35 केजी जो राशन है वो लेने जरूर जाते हैं। एक वो व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए दाना पानी नहीं है, उसको दर दर भटकना पड़ता है, कभी सरपंच के पास, कभी सेक्रेटरी के पास, कभी किसी के पास कि मेरा राशन कार्ड बना दीजिए। इतनी सारी विसंगतियां हमारे सिस्टम में हैं और हम जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था को बना देते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? हाँ, सरकार है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, हम और आप भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए है। आप सबने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया गया, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कुछ जो सिलेक्टेड फसलें हैं उन पे आप अगर मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, जिसको पॉली हाउस फार्मिंग कहा जाता है, तो सरकार आपको 50% सब्सिडी, जो कि 1 करोड़ के आसपास तक होती है, देती है। आप सोचिए कि आपके घर वालों ने एक स्कीम अनाउंस की है कि कोई भी बेटा जो 12th अच्छे नंबरों से पास करेगा गांव का, उसको हम बाहर भेजने का जो फंडिंग है देंगे। उसमें पता चला कि घर के ही बेटों ने 12th अच्छे नंबर से पास कर ली और उनको भेज दिया और बोल दिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो गई। ऐसा ही काम किया गया है भारत के एक मंत्री जी के द्वारा, जो आते तो हैं राजस्थान से, नाम उनका भरत चौधरी है। भारत जो शब्द है वो भरत से ही बना है, पर ऐसा तो नहीं था भारत जैसा भरत चौधरी ने बनाने की कोशिश की। मेरा पर्पज़ यहाँ पर किसी को टारगेट करना नहीं है। हम आपसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे सिस्टम में विसंगतियाँ चलती हैं, कैसे एक आम व्यक्ति जब कुछ करने की कोशिश करता है तो वह नहीं कर पाता है। यही व्यक्ति 2014 से पहले, जब ये आम नागरिक हुआ करते थे, इन्होंने प्रयास किया था पॉली हाउस बनाने का, नहीं बना पाए, बार बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि उन्हीं का फॉर्म मात्र और मात्र 14 दिनों में अप्रूवल हो गया, एक बुलेट ट्रेन की तेजी से। चलो भाई, पूरी खबर को एनालाइज करते हैं, इसको समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 99 लाख रुपए का सवाल है, जब कृषि मंत्री के निजी खेत को उनके ही मंत्रालय से मिलती है सब्सिडी। और ये सब्सिडी की राशि आप यहाँ पे देख लीजिए, 99,60,000 है। पूरा 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने वाला मैं हूं और मुझे ही सब्सिडी मिल जाए, क्या बात है, वाह, मजा आ गया। ऐसी वाली कहानी यहाँ पर मंत्री जी ने आपको बताई है। थोड़ा सा विवरण आप देख लीजिए इनके बारे में। ये नाम है, अगर मैं आपसे बात करूं इनके बारे में, नाम है भागीरथ चौधरी, सॉरी मैं जिसको भरत चौधरी बोल रहा था, भागीरथ चौधरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। लोकेशन है पीही गांव, डीडवाना, कुचामन जिला, राजस्थान। राजस्थान जो जाना जाता है अपनी राजपूताना के लिए, राजस्थान जो जाना जाता है अपनी शहादत के लिए, जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसी ने तन किया, किसी ने धन किया, किसी ने परिवार और सब कुछ अर्पण कर दिया। वहाँ ऐसे घटनाएं अगर हमको देखने को मिलेंगी तो उन शहीदों का जो बलिदान है वह कहीं कोने में बैठकर शर्मसार हो रहा होगा कि हमने क्या ऐसे लोगों के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर दिया, क्या ऐसे लोगों के लिए हमने इस माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये यहाँ से आते हैं। प्रोजेक्ट है 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती पॉली हाउस बनाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत बात नहीं है, आप पॉली हाउस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को सरकारी प्रक्रिया से चलने दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता। और यहाँ डायरेक्टली मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो दिखाई दे ही रहा है ना। आप जिस मंत्रालय के प्रमुख हैं उसी मंत्रालय से आपको सब्सिडी मिल रही है, मतलब
ड्यूरिंग दी आपके टेन्योर तो ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर पूरी कानूनी प्रोसेस के थ्रू भी आप लेते तब भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा माना ही जाता। तो इनके द्वारा ये पॉली हाउस लगवाया गया, असाइंड असाइडेड बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बेनिफिशरी है मिस्टर भागीरथ चौधरी। सब्सिडी है 50%, जो इनका टोटल बजट था इसका 50% इसको सब्सिडी दी गई है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है इसके द्वारा। तो खुद मंत्री हैं, खुद ने सब्सिडी ले ली, जनता जाए साइड में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना विकास यहाँ पे कर लेते हैं, दूसरी चीजें बाद में जाएंगी। अब देखो, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी जो योजना है वो है क्या, इस स्कीम को समझते हैं। MIDH के तहत एक उप योजना है, ध्यान रखिएगा, MIDH के तहत एक उप योजना है, और चुनिंदा जो सब्जियां हैं जिसमें खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर और फूलों की बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देते हैं। हॉर्टिकल्चर की जब भी आपसे बात करते हैं तो उसका पर्पज ही होता है कि जो सब्जी और फूल है इनकी खेती करना, जिससे कि किसानों की इनकम को बढ़ावा मिल सके और हम जो क्लाइमेट रिजिलेंस फार्मिंग है उसको कर सकें और लैंड का मैक्सिमम यूज़ कर सकें। तो इसको प्रमोट करने के लिए पॉली हाउस को सरकार बढ़ावा दे रही है और इसके लिए सब्सिडी यहाँ पे प्रदान करती है। तो सरकार की स्कीम है, इसका उद्देश्य है कि चुनिंदा सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, जिससे हम इनको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ और जो किसान हैं इन किसानों के जीवन को बेहतर बना पाए। अब सब्सिडी क्या है? सब्सिडी एक ऐसी राशि होती है जो सरकार के द्वारा आपको छूट दी जाती है किसी काम को मतलब इस बेहतर तरीके से बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि फाइनेंशियल बैरियर आपको नहीं आए और आप उसको आसानी से कर पाए। तो सब्सिडी सरकार इसमें कितनी देती है? प्रोजेक्ट लागत का 50%, जिसकी सीमा 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार तय है। मतलब ऐसा नहीं है आपने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा लिया तो 5 करोड़ मिल जाएगा। आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाइए आपको सब्सिडी 1 करोड़ के आसपास ही मिलेगी, और मंत्री जी ने इसको बढ़िया तरीके से उपयोग कर लिया। ठीक है, अब कुल स्वीकृतियां क्या है? वित्तीय वर्ष 2025-2026 में पूरे देश में केवल 467 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला। मतलब इसकी प्रोसेस इतनी मुश्किल है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ और सिर्फ लगभग 450 प्रोजेक्टों का अप्रूवल मिलता है। इनमें से एक अपने मंत्री जी का भी है। तो स्कीम क्या है आप इसको समझ गए हैं, इसका पर्पस क्या है, इसकी सब्सिडी कितनी मिलती है और टोटल कितने अप्रूवल मिले हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलो अब देखो आगे कहानी समझते हैं। हितों का टकराव, नियामकी लाभार्थी बन जाए। जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, या आपका जो सबसे बड़ा सवाल है, वो भी यही होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हम किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और घर की अगर कोई फाइल भी आती है तो उसको अप्रूव करना भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, भले सब कुछ लीगल ही क्यों ना हो, सब कुछ कानूनी प्रक्रिया से क्यों ना पारित किया गया हो, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका कहलाएगा ही कहलाएगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? आप मुझे बताना। ये तो मीडिया रिपोर्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसको बता रहे हैं। ठीक है, कैसे समझो। कृषि मंत्रालय इसी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB, पदेन उपाध्यक्ष हैं भागीरथ चौधरी, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो कृषि राज्य मंत्री भी हैं और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के आप कह सकते हैं डिप्टी चेयरमैन भी हैं। और सब्सिडी लाभार्थी कौन है? निजी खेत के मालिक भागीरथ चौधरी। मतलब परिवार के किसी दूसरे सदस्य का होता तब भी माना जाता। आपका ही फार्म है, आप ही उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप ही उसके बेनिफिशियरी बन रहे हैं, तो थोड़ी सी समझदारी शायद यहाँ पे दिखानी चाहिए थी और ये नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या मिसयूज ऑफ सरकारी धन आप इसको कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उन एथिकल वैल्यूज़ को डाइल्यूट किया गया है और करप्शन का एक नया तरीका आप इसको कह सकते हैं कि लीगल होकर कैसे इलीगल काम करना है। क्या ऐसा है? मतलब ये मेरे सारे सवाल हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो टोटल 1.99 करोड़ रुपए का ब्रेकडाउन है। कुल प्रोजेक्ट की लागत आपके पास इतनी थी। सब्सिडी 99,60,000 थी और HDFC जो बैंक लोन है ये इतना यहाँ से लिया गया। और जो 30 मार्च 2026 को इतना पैसा सीधे HDFC लोन खाते में आपके पास जमा कर दिया गया। जो सब्सिडी से पैसा मिला इतना यहाँ पे इनको दे दिया, तो अब जो प्रोजेक्ट की लागत है वो आधी इनके पास यहाँ पे बच जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा ही देगा। अब सब्सिडी पाने के आधिकारिक चरण क्या है? सबसे पहले है ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैंक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर आवेदन आपको करना पड़ेगा। जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बैंक की डिटेल है, आप सीधा पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। ऑन साइट संयुक्त निरीक्षण,
एनएचबी बैंक और राज्य अधिकारियों की टीम के द्वारा मौद्रिक जांच की जाती है। मतलब आप आवेदन करेंगे, वो अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद जांच करने टीम आएगी। ये सारी की सारी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। भारत में मिनिमम हम लोग मान के चलते हैं कि 5 से 6 महीने का समय इसमें लग सकता है, जब जल्दबाजी करेंगे तो। ठीक है, इतना समय यहाँ पे लग सकता है, ध्यान रखना। तो पहले आवेदन करना है, दूसरा ऑन साइट जांच होगी, समिति की मंजूरी, एनएचबी प्रोजेक्ट की अनुमोदन समिति द्वारा अंतिम मोहर इस पर लगेगी कि इनको अप्रूवल देना है या नहीं देना है, और खाते में भुगतान। प्रोजेक्ट पूरा होने के 3 महीने के भीतर सीधे लोन खाते में सब्सिडी जमा हो जाती है, मतलब उसके बाद भी 3 महीने का समय इसमें लगता है। तो 4 चरणों में आपको सब्सिडी मिलेगी। पहले आवेदन करेंगे, दूसरा यहाँ पर जांच होगी, तीसरा समिति अप्रूवल देगी, चौथा फिर आपको 3 महीने बाद लोन यहाँ पे मिल जाएगा। अब खेल कहाँ पर हुआ, जरा इसको समझो। घपला कहाँ पे होता है, ये देखो। वास्तविक समय रेखा अनुमोदन की बुलेट ट्रेन, जैसे हमारे मंत्री जी ने 15 अप्रैल 2025 को एनएचबी पोर्टल पर आवेदन यहाँ पे किया और 29 अप्रैल 2025 को सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ पे मिल जाती है। केवल 14 दिन, क्या इतनी जल्दी संयुक्त ऑन साइट निरीक्षण पूरा हो गया होगा? आप बताइए, क्या 467 जो प्रोजेक्ट हैं उन सभी प्रोजेक्टों में 14 डेज में अप्रूवल मिला होगा या नहीं मिला होगा? आपकी क्या राय है, आप मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मंत्री जी की जो पावर है, उस पावर के लिए किया गया है। इनडायरेक्ट प्रॉफिट आप इसको कहते हैं, इनडायरेक्ट फेवर आप इसको कहते हैं। ये भी एक तरीके का करप्शन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है, आंकड़े बोल रहे हैं, रिपोर्ट बता रही है कि इतने जल्दी इसको ऑन साइट अप्रूवल मिल गया। केवल 14 दिन, क्या संभव है? नहीं है। फिर 11 मार्च 2026 को एनएचबी से अंतिम मंजूरी मिल जाती है और इसके बाद 30 मार्च 2026 को बैंक खाते में लोन आपके पास पहुंच जाता है। अब हमने आपसे क्या बोला कि जब फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद 3 महीने के बाद लोन खाते में पहुंचना चाहिए। तो पहले तो 14 दिन में अप्रूवल मिल गया, 19 डेज में बैंक में खाता पहुंच गया। ये जो स्पीडी प्रक्रिया है, ये स्पीडी प्रक्रिया सवाल के घेरे में। या तो आपका जो गवर्नेंस है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के लिए इसी तरीके से काम करे। अगर किसी मिनिस्टर, किसी अधिकारी अगर इनके लिए ही फेवर कर रहा है तो ये गुड गवर्नेंस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो पावर है उसका मिसयूज करना है और जनता के साथ धोखा करना यहाँ पे कहलाता है मेरे हिसाब से। आपकी राय हमको जरूर यहाँ पे बताइएगा। संपत्ति घोषणा में बड़ी विसंगति इन्होंने कर दी। जब अपनी प्रॉपर्टी को अनाउंस किया गया तब भी बड़ी विसंगति उन्होंने कर दी। क्या किया देखो, 31 मार्च 2025 को पीएमओ को दी गई संपत्ति की घोषणा। पीही गांव में कृषि भूमि का मूल्य 5.85 लाख बताया गया। करोड़ों के एनएचबी प्रोजेक्ट का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया। अगर आपके यहाँ पर करोड़ों का प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसका विवरण भी आपको देना पड़ेगा। जो भी चल अचल संपत्ति होती है वो सारा का सारा विवरण आपको देना पड़ता है। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लैक ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितनी आपकी प्रॉपर्टी थी आपने नहीं बताई। इसके जस्ट बाद 15 अप्रैल 2025, मात्र 15 दिन बाद एनएचबी सब्सिडी आवेदन, उसी जमीन पर 1.99 करोड़ के कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया गया। मतलब सरकार को जो डेटा बताया गया वो आपने सही नहीं बताया। अब मिनिस्ट्री बोल रही है कि सरकार को बाद में अपडेट कर देंगे। अब आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जनता का बेसिक सा सवाल है कि ऐसा क्यों? हमारे काम को अप्रूवल होने में इतना टाइम क्यों लगता है? आपके काम क्यों इतने जल्दी हो जाते हैं? क्या ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं है? आप मुझे बताइएगा अपने तरीके से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अतीत बना वर्तमान। 2018 की बात करते हैं। आम नागरिक और सिर्फ ये सांसद हुआ करते थे और 2025 के बीच का अंतर। भागीरथ चौधरी का आवेदन हार्ड कॉपी जमा करने में देरी कारण खारिज हुआ। अब ये आम नागरिक थे तब नहीं मिल पाया। बेटे का आवेदन आयोग ढांचा होने के कारण खारिज हो गया। सही एलिजिबल नहीं थे तो खारिज हो गया। आम नागरिक को इतनी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इन्होंने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जैसे ही कृषि राज्य मंत्री एनएचबी उपाध्यक्ष बनते हैं, मात्र 14 दिन में सैद्धांतिक मंजूरी, इतना सारा पैसा सब्सिडी सफलतापूर्वक खाते में चला गया। ये बताता है कि पावर में आने के बाद किस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं। और ये जो बदलाव है ये गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? आपकी राय यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष, विसंगतियों का डेस्पोट, हितों का टकराव। जो संस्था एनएचबी करोड़ों की सब्सिडी बांट रही है
मंत्री जी उसके पदेन उपाध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुपरफास्ट गति, एक जटिल सरकारी प्रक्रिया जिसमें भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता होती है, उसका केवल 14 दिन में पास हो जाना ये संभव ही नहीं है, भारत में तो पॉसिबल ही नहीं है। अपारदर्शिता, अनुमोदन से ठीक 1 महीने पहले पीएमओ को दी गई संपत्ति घोषणा में इस प्रोजेक्ट का छिपाया गया, तो ये बहुत बड़ा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमको दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा सिस्टम में घोटाला किया गया है भागीरथ चौधरी जी के द्वारा। सिस्टम के जो लूफॉल हैं शायद आपको समझ में आ गए होंगे कि आम नागरिक को किस तरीके से परेशान किया जाता है, शक्तिशाली या पावरफुल लोगों को ये सिस्टम किस तरीके से फेवर करता है। आपको क्या लगता है, आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप हमारे जो सामान्य अध्ययन बैच है P2I जो स्मार्ट मॉडल पर आधारित है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग GRS लाइव कोड। इस कोड को यूज़ कीजिए और इसमें एनरोल कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। Study IQ IAS, making India smarter and better.